नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रहा है? यस सर। थैंक यू। चलिए आज शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते मेरा सर। नमस्ते 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 सबको मेरा नमस्ते। और भी कोई लोग आ जाएंगे, थोड़ा सबको जोड़ लो। चलिए हम शुरू नमस्ते करते हैं सर। हमारी बात। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आज हमारा पहला क्लास और इस कोर्स में हमारा 24 क्लासेस होगा, 24 क्लास। मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है इसको 24 क्लासेस में डिजाइन किया और इसके पहले मैंने काफी सारा बैचेस इसके पहले मेरा हुआ है और मैंने देखा मैंने जो कंटेंट बनाया वो देने में 24 क्लास हो जाता है। फिर भी अगर एक आध क्लास ज्यादा लगेगा वो उस समय देखा जाएगा जब हम समाप्त की ओर जाएंगे। लेकिन मैं कुछ बात आप लोगों को कह दूं, आप लोग कोशिश करिएगा हर क्लास में रहने का। आप लोग कोशिश करिएगा हर क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग सबको अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग को जितना बार हो सके देख लेने का। आप लोग कोशिश करिएगा हर क्लास में क्योंकि एक के बाद ऐसा नहीं कि केपी एस्ट्रोलॉजी इतना छोटा सा चीज, ज्योतिष बहुत बड़ा चीज है। ज्योतिष को कहता है कि प्राचीन युग में जब हमारे वेदों की जब समय था तो वेद का जो चतुर्भाग था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 ही प्रकार का वेद। इन 4 ही प्रकार का वेद में हर वेद का 9 अंग होता था, 6 अंग, 6 लिम्स ऑफ वेदा, 6 अंग। और जैसे हमारा शरीर का एक एक अंग है तो वेद का जो एक एक अंग है उसमें एक अंग है आंख। आंख मीन्स आई। वो कौन था? ज्योतिष। बोला ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख होता है। शुरू शुरू में जब कोई छात्र प्राचीन काल में अपना गुरु के आश्रम में जाते थे तो शुरू में उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि ज्योतिष वाज द हायर लर्निंग, उच्च स्तरीय शिक्षा। आज भी वही हायर लर्निंग है, आज भी ज्योतिष हायर लर्निंग भी है। तो एक हायर लर्निंग जिसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा और एक फर्स्ट सब्जेक्ट, इसको मैंने 24 क्लास में डिजाइन किया। ऐसा नहीं कि मैं 24 क्लास में पूरा का पूरा दे दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बेस खड़ा कर दूंगा जिसके ऊपर आप रिसर्च कर पाओगे, जिसके ऊपर आप सोच पाओगे। आपको क्या पढ़ना है आप समझ जाओगे, आपको क्या पढ़ना है आप समझ जाओगे, क्या सीखना है आप समझ जाओगे। सिखाएगा तो प्रकृति, मैं कौन हूं सिखाने वाला? सिखाएगा प्रकृति, ओनली नेचर। परंतु कहां से कैसे सीखना है ये आप सीख जाओगे, ये आपको समझ में आ जाएगा इस कोर्स के बाद। ये कोर्स कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा वैदिक और केपी का फर्क समझा दूं। केपी क्यों, केपी का इंट्रोडक्शन हुआ था, क्यों केपी आया था, क्यों केपी आया था, क्यों कृष्णमूर्ति जो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसका थोड़ा मैं हिस्ट्री बताऊंगा। आज मैं कहूंगा दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास। थोड़े इस कोर्स में मैं बात बताऊंगा, फिर धीरे 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 मैं आगे की तरफ जाऊंगा। इस कोर्स में मैं शुरू का क्लासेस में आप लोगों को, जो लोग आप लोग ज्योतिष जानते हो, फ्रेशर का बात अलग है, जिन लोगों का ज्योतिष का नॉलेज है, शुरू का 3-4 क्लासेस आप लोगों को हो सकता है कि बोरिंग लगेगा। बोरिंग लगेगा इन द सेंस, क्यों बोरिंग लगेगा? क्योंकि मैं राशि के बारे में बताऊंगा, मैं भावों के बारे में बताऊंगा, मैं ग्रह के बारे में बताऊंगा, और राशि भाव ग्रह के बारे में सबको पता है। फिर भी मैं जो बताऊंगा उसमें शायद आप लोगों को कुछ नया मिल भी सकता है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम पूरा, क्योंकि मेरा जब गुरुजी, मैं एकदम बिगिनिंग लेवल का जब पढ़ाई चालू किया था तो उस समय मेरा गुरुजी था पूज्य
श्री रामचंद्र शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि हर किताब में, हाँ, उनका मैंने एक शौक देखा, उन्होंने हर महीने में 2-4 नया किताब खरीदते थे, 2-4 नया किताब खरीदते थे, और उनका लाइब्रेरी में धीरे धीरे, और उनका लाइब्रेरी में मेरा मतलब आना जाना वो एकदम वो था, मतलब खुला छूटा। तो मैं बोला, गुरुजी एक ही चीज आप इतना किताब क्यों खरीद रहे हो? बोला, नहीं, हर राइटर के दिमाग से हर किताब से कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिल ही जाता है, चाहे राशि का कारकता हो, चाहे भावों के कारकता हो, या ग्रह के कारकता हो, या कुछ भी चीज नया आ सकता है। तो वहीं से मैंने जाना कि हमारा काम क्या है, ये जो प्रिलिमिनरी जो चीज है, राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र, इन लोगों का जो एट्रीब्यूट्स या जो सिग्निफिकेशन, ये जीवन भर सीखना पड़ेगा, जीवन भर जानना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का जो एट्रीब्यूट्स है, राशि का 12 राशि का जो एट्रीब्यूट्स है, भावों का जो एट्रीब्यूट्स है, इसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस। जैसे कि हम भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान एक बार में नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को समझने के लिए हम साधारण इंसान क्या करते हैं? अनुशीलन करते हैं, रेगुलरली प्रे रेगुलरली अनुशीलन करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी तरह ये जो है, ये अपरा विद्या है, अपरा विद्या। इसमें इसके लिए भी हमें हमेशा रेगुलरली अनुशीलन करना पड़ेगा, और रेगुलरली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया जानना पड़ेगा। चलिए, वो तो बात अलग है। परंतु वैदिक ज्योतिष का जो बारे में आप लोगों के कुछ लोग में मन में हो सकता है कि क्या वैदिक और केपी में अंतर है। मैं एक चीज आप सबको कह दूंगा, वैदिक ज्योतिष ये जो शब्द आया है, वेद से आया है, और हमारे पूर्वजों का जो प्राचीन जो पहला शास्त्र वो है वेद। वेद का मतलब है ज्ञान, सीधा मतलब ज्ञान। प्राचीन युग में ज्ञान को 4 पार्ट में बांटा था प्राचीन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋक, साम, यजुर और अथर्ववेद। और उस वैदिक से, वेदा से ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर है तो पूरा का पूरा जितना भी टर्म, जितना भी फॉर्म, जितना भी सोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सब वैदिक, और केपी भी वैदिक है। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष भी वैदिक ज्योतिष ही है। हाँ, थोड़ा देखने की कला अलग है। ज्योतिष में 9 ग्रह लगता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, हमारे भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह का हम विचार करते हैं। 12 राशि, 12 भाव और 27 नक्षत्र के को लेके चलते हैं। चाहे आप वैदिक ज्योतिष में जाओ, आप केपी में आओ, नाड़ी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो 9 ग्रह के अलावा 10वां ग्रह को लेके हमारे भारत भूमि का ज्योतिष विचार नहीं होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को ऐड करते हैं, वो लोग राहु केतु को मानते नहीं। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो टूल्स है हमारा, जो टूल्स, कुछ काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, तो ज्योतिष का प्रेडिक्शन करने के लिए जो टूल्स है हमारा, वो 9 के 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भावा। भावा ये शब्द को याद रखिए, भावा, ग्रह, 9 ग्रह, ये शब्द को समझिएगा, ग्रह, भावा और राशि। अब ये ग्रह, भावा और राशि यही हमारा टूल्स है। तो इसके बारे में हमारा जानकारी, हमारे नॉलेज जितना हम इंक्रीज करेंगे, जितना हमारा नॉलेज को एनहेंस करेंगे, जितना हम नॉलेज गेन करेंगे, उतना हमारा प्रेडिक्शन अच्छा होगा, उतना हमारा प्रेडिक्शन स्वच्छ होगा। और एक बात, कृष्णमूर्ति पद्धति का जो मैं कहूंगा कि उम्र है करीबन 100 ईयर्स। 1920s के बाद से एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, एक ग्रुप ऑफ सेंट्स, रिसर्चर्स, उन्होंने एक नया प्रेडिक्शन टेक्निक्स का उद्भावन किया था। एक नया प्रेडिक्शन टेक्निक के ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया था कि हम इस तरीका से देखेंगे कि कैसे इस तरीका से हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। उस प्रेडिक्शन टेक्निक्स का जो टीम था, उस टीम में पूज्य कृष्णमूर्ति जी शामिल हुआ था। He himself add साउंड प्रॉब्लम आ रहा है बीजू कोनर जी को। आप सभी को क्या साउंड प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ जी, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर।
बीजू समझ जी लिया आप बीजू जी आप थोड़ा अपना सिस्टम को देखिए, शायद इंटरनेट इश्यूज हो रहा है। Yes, sir. नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू, ठीक है। तो बात ऐसा है बीजू जी, आप थोड़ा अपना देखिए, शायद आपका इंटरनेट इश्यूज कुछ हो रहा है। अब बात ये है, कहाँ पे था, हाँ, तो ये जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी उन रिसर्च टीम में शामिल हुआ और उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। मैं 2 स्टेप में फर्स्ट क्या कौन सा रिसर्च हुआ था मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और कृष्णमूर्ति जी कौन सा रिसर्च में गया ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं शुरू में वैदिक ज्योतिष का कुछ चीज आप लोगों को बताऊंगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं जिस तरीका को, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वो बताने के बाद मैं बताऊंगा वो चीज हम मानेंगे नहीं। जैसे कि मैं आप लोगों को D1 चार्ट समझाऊंगा सबको, जिसको हम लग्ना चार्ट कहते हैं, और वो समझाने के बाद मैं बताऊंगा हम D1 चार्ट को मानेंगे नहीं, हम भाव चलित मानेंगे, और भाव चलित जाने के लिए हमें प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम समझना पड़ेगा, ये समझाऊंगा। तो आज मैं कुछ चीज जो वैदिक ज्योतिष का चीज बताऊंगा, जो चीज को हम मानते नहीं। जिन लोगों का वैदिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैं कुछ चीज वैदिक ज्योतिष का कुछ चीज को कहूंगा कि इस कोर्स में आप लोग उसको दिमाग से साइड कर दीजिएगा या फिर डिलीट कर दीजिएगा कुछ 2 महीने के लिए, तब आपका ये नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि वैदिक कॉन्सेप्ट अलग है, हर कॉन्सेप्ट अलग है। भृगु नंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। कुछ लोग, यस रिकॉर्डिंग इज गोइंग, रिकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ लोगों का भृगु नंदी नाड़ी वो अलग कॉन्सेप्ट, जो लोग चंद्रकला नाड़ी करते हैं अलग कॉन्सेप्ट, विष्णु भाव नाड़ी अलग कॉन्सेप्ट, जो लोग चर दशा जोगिनी दशा का जो वो अलग कॉन्सेप्ट, जो लोग लाल किताब का प्रेडिक्शन करते हैं अलग कॉन्सेप्ट। हम जो कर रहे हैं ये कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, और इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप बता के हाउ टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन के बाद हाउ टू टाइमिंग, ये 2 चीज होगा। इसको समझने के लिए जो समझाना है मेरे इस कोर्स में सब कुछ मैं बताऊंगा। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का जो टूल्स है, केपी इन्वेंशन ऑफ पूज्य कृष्णमूर्ति जी, रूलिंग प्लैनेट्स एक्सप्लेन करूंगा। मैं बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजर्स जो टूल्स जो रूल्स अपनाता है वो रूल्स तो मैं बताऊंगा, बट मेरा अपना रूल्स है, मेरा अपना नहीं। मेरा पूज्य गुरुजी, I learned KP astrology from Dr. Andrew Datta, Sri Indraji. He is the inventor of rule of origin. वो जो रूल ऑफ ओरिजिन का, ही इज द इन्वेंटर, मैंने सीखा अपना गुरु से। आप लोगों को वो रूल मैं बताऊंगा बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, मतलब किसी का जन्म का समय सटीक है कि नहीं, ये इसका अंदाज, सटीक जन्म का समय परफेक्ट है कि नहीं, उसका अंदाज लगाने के लिए जो रूल हम लगाएंगे वो रूल ऑफ ओरिजिन वो मैं समझाऊंगा। तो ये कोर्स फिर होरारी एस्ट्रोलॉजी होगा। जिन लोगों का जन्म के समय नहीं है, जिन लोगों का अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है, वो लोगों का ज्योतिष प्रेडिक्शन कैसे होगा, होरारी एस्ट्रोलॉजी से कैसे होगा, वो मैं समझाऊंगा। तो ये कुछ चीज ऐसे होता जाएगा। कुछ शॉर्टकट टिप्स भी बताऊंगा, जैसे शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शन, TSP। मनीष जी आप हाथ उठाए हो, कहिए। मेरा ये पूछना सर, जैसे मान लीजिए हम होरारी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डेट मतलब बर्थ टाइम को सही कर लिए, ठीक है, तो जब मेरा बर्थ टाइम सही हो जाएगा तो क्या हम फिर उसको मतलब वैदिक ज्योतिष में उससे चार्ट बना सकते हैं क्या? आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे वैदिक भी पता है, मुझे केपी भी पता है, मुझे नाड़ी भी पता है, मैं वास्तु भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। अगर मैंने देखा, अगर मैंने काम सही किया, अगर मैं सही हूं तो सब सही है, अगर मैं सही हूं तो सब सही है। विद्या हमेशा सटीक, हर विद्या सटीक, क्योंकि ये बनाया ऋषियों ने, हम नहीं बनाया। हम तो उसको थोड़ा मनन कर रहे हैं, हम उसको सीख के आप लोगों को फेंक रहा हूं। मैं वो थोड़ा सीख लिया और आप लोगों को भी फेंक रहा हूं। मेरा काम यही है। ये मैंने इन्वेंशन नहीं किया, इन्वेंशन जो ऋषियों ने बनाया, ऋषियों ने इन्वेंट किया। अब चाहे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को समय को आप करके, आप देखो, आप लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, जो वैदिक प्रैक्टिस करते हो, मान लो आप वैदिक प्रैक्टिस करते हो, मेरे पास जब कोई, मैं ऐसे ही बहुत कम क्लाइंट देखता हूँ,
मैं प्रेडिक्शन मतलब चार्ट प्रेडिक्शन मैं चेंबर प्रैक्टिस मैंने छोड़ ही दिया। तो मैं अगर किसी का चार्ट देखता हूँ तो कौन सा तरीका से देखूंगा वो मुझे पता नहीं। मैंने बैठा चार्ट लगाया, वो जो मेरे मन में आया उस तरीका से देख लिया, उसको बोलता गया ऐसा है, बोला हाँ ऐसा है ऐसा है। अगर तरीका सही है, एप्लीकेशन सही है, आउटपुट सही होगा। तो एप्लीकेशन हमारे हाथ में है, विद्या सही है, ऑल द सब्जेक्ट सब कुछ सब एकदम सही है। वैदिक से भी परफेक्ट प्रेडिक्शन किया जा सकता है, वैदिक से भी परफेक्ट, केपी से भी परफेक्ट प्रेडिक्शन किया जा सकता है। कोई नाड़ी से कहीं या कहीं पे कहे परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा जो है मेडिसिन एक्सपर्ट जो वो नहीं कर पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते, एक मोहल्ले का होम्योपैथी डॉक्टर उसको डायग्नोस करके उसको ठीक कर देता है। ये आप लोगों का भी निश्चित बहुत लोगों का जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे है, बहुत आयुर्वेदकार भी है, बहुत सारे बड़े बड़े रोग को ठीक कर देता है। तो क्या विद्या गलत है? सब विद्या ठीक है, एप्लीकेशन जो कर रहा है वो अगर सही है तो विद्या सही है। हमारा काम है एप्लीकेशन करना, और एप्लीकेशन करने के लिए हमें सटीक तरीका से, सटीक ढंग से चीज को समझना है, लर्न करना है, फिर उसका एप्लीकेशन करना है। मैं कोशिश करूंगा इस कोर्स में, मैं कोशिश करता भी हूं कि जो सही नॉलेज परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी वर्षों तक मोर देन 40 इयर्स उन्होंने इन सब्जेक्ट के ऊपर खुद रिसर्च करके गया था, और उनका रिसर्च का जो एक्सट्रैक्ट, उनका रिसर्च को जो फल है उसके ऊपर हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। तो उसका रिसर्च को मैं एकदम तोड़फोड़ करने वाला नहीं हूँ। जो उन्होंने सिखाया था वही चीज को, अर्थात यहाँ पे इस कोर्स में हम लोग को 3 स्टेप्स थ्योरी मतलब कृष्णमूर्ति जी का सबलॉर्ड लेवल तक ही मैं जाऊंगा। हाँ, आगे उसका रिसर्च और आगे बढ़ा, आप लोग आगे कर सकते हो, बट आपका सटीक प्रेडिक्शन करना आ जाएगा, ये मेरा वादा है। इस कोर्स के अंत में अगर आप लोग जुड़े रहोगे, आप लोग अगर प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको सटीक प्रेडिक्शन आ जाएगा। चलिए, तो बात ऐसा है, मैं आज क्या बोलने वाला हूं, ये जो वैदिक ज्योतिष में कौन सा चीज को कृष्णमूर्ति जी ने वो किया था, मतलब नहीं लगाया था, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो उम्र है मोर देन 10,000 ईयर्स। भगवान शिव जी, चाहे भगवान विष्णु जी, दे आर द इन्वेंटर ऑफ दिस सब्जेक्ट। इनके ऊपर शुक्राचार्य जी ने काम किया था, सभी देवताओं ने काम किया था। हमारा इतिहास, हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि भगवान कृष्ण ही वाज द मास्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पंच पांडव का जो सहदेव था, ही वाज द मास्टर्स ऑफ नक्षत्र। और आप सभी को जानकारी है कि व्यासदेव के पिता, जिनका जो महर्षि गर्ग का पुत्र महर्षि पराशर, उनको कहता है कि ही इज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम कहेंगे क्यों? क्योंकि उन समय हमारे भारत भूमि में, पूरा भारत भूमि में हजारों आश्रम थे, और एक एक आश्रम एक एक बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आश्रम था। और जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आश्रम था, उन्होंने अपना अपना जो शिष्य, अपना अपना स्टूडेंट्स लेके क्या करते थे? रिसर्च करते थे, प्रैक्टिकल रिसर्च करते थे। उस समय ये थ्योरी व्योरी नहीं था, जो भी होता था पूरा थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल, हाथों हाथ काम। तो वो प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिस होता था हर आश्रम में, और हर गुरु के आश्रम में अलग अलग लॉजिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग ऑब्जर्वेशन था। हर गुरु के पास, हर आश्रम में, हर ऋषियों के पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, और उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने चीज को आगे बढ़ाया। अपना स्टूडेंट लेवल जो है, अपना जो शिष्य से वो आगे बढ़ रहा था। महर्षि गर्ग बहुत, मतलब उनका बहुत नाम डाक था, सभी सम्मान करते थे। तो उनका पुत्र होने के नाते
पराशर भगवान को, पराशर जी को पूरा जितना भी आश्रम था सभी आश्रम में प्रवेश करके वहां का नॉलेज को इकट्ठा करने का मौका मिला था। फर्स्ट पराशर जी ने जितना नॉलेज, जितना ऑब्जर्वेशन पूरा भारत भूमि में था हर आश्रम में, सबको एक जगह में मिल्क किया। ये भीमसूत्री दशा पद्धति, ये अष्टोत्तरी दशा पद्धति, ये षोडशोत्तरी दशा पद्धति, ये अलग अलग ऋषियों का ऑब्जर्वेशन है। किसी ने देखा कि इंसान का जो एवरेज आयु 120 होगा तो बोला भीमसूत्री दशा। किसी ने देखा इंसान का एवरेज आयु 108 तो बोला अष्टोत्तरी दशा। किसी ने ऑब्जर्व किया नहीं, इंसान का जो एवरेज आयु 116 ईयर्स होता है, बोला षोडशोत्तरी दशा। अलग अलग ऋषियों ने जो देखा, अलग अलग कॉन्सेप्ट उनका, उन्होंने उसका अप्लाई किया। महर्षि पराशर ने फर्स्ट सबको मिल्क किया था। देखिए उसके बाद उनके परिवार से, उनके ही परिवार में महर्षि जयमनी जी, उन्होंने फिर रिसर्च को आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ता गया और आज के दिन में हमारे हाथ में आया। इसमें एक बात है कि प्राचीन काल का जो ज्योतिष का ज्ञान, जो ज्योतिष का नॉलेज, ये पूरा का पूरा वैदिक नॉलेज, और इतना हजारों लाखों प्रकार का जो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट था, महर्षि पराशर ने, एक भगवान पराशर ने एक जगह में मिल किया था और वैदिक ज्योतिष इतना फास्ट बन गया। वैदिक ज्योतिष का बहुत प्रकार का टेक्निक्स है, हजारों लाखों प्रकार का योगास है, बहु प्रकार का टीका टिप्पणी है। कृष्णमूर्ति जी, मैं सिर्फ कृष्णमूर्ति जी नहीं कहूंगा क्योंकि इस रिसर्च का मेन हिस्सा कृष्णमूर्ति जी बन गया था, उसीलिए ये केपी एस्ट्रोलॉजी बन गया। बट ही वॉज नॉट ओनली द वन पर्सन, एक लार्ज टीम था, पंडित लोगों का टीम था। उन्होंने क्या किया, बोला वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल, कुछ एक स्पेसिफिक रूल के ऊपर हम काम करेंगे। सभी रूल का एप्लीकेशन नहीं, कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर हम काम करेंगे और कुछ स्पेसिफिक रूल का ही एप्लीकेशन होगा। और उस कुछ स्पेसिफिक रूल की एप्लीकेशन से एक प्रेडिक्शन प्रोसेस निकला, और जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स या प्रोसेस निकला उसमें देखा गया कि बड़ा एक्यूरेट होता है। वही प्रेडिक्शन प्रोसेस हम लोग सीखेंगे और वो स्पेसिफिक रूल के ऊपर ही हम काम करेंगे। इसमें मैं कह दूं, वैदिक ज्योतिष में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय ज्योतिष परंपरा में जो 9 ग्रह का कॉन्सेप्ट है, हम उस 9 ग्रह का ही कॉन्सेप्ट मानेंगे। केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इस 9 ग्रह का ही कॉन्सेप्ट हम मानेंगे। राशि चक्र में जो 12 राशि का बात है, देखिए 12 राशि के बारे में अगर मैं बताऊंगा, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे देश में, भारत भूमि में प्राचीन काल से राशि कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत ज्यादा हुआ था नहीं। हाँ भाई, इन्वेंशन पूरा यहाँ पे हुआ, आगे जाके वो इधर से उधर गया, बट इन्वेंशन पूरा यहाँ पे ही हुआ था। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा चर्चा शुरू से नहीं हुआ था। शुरू से जो भी चर्चा हुआ था नक्षत्र के ऊपर। आप महाभारत काल से देखो, प्राचीन काल से देखो, ज्यादा चर्चा महाभारत जो नक्षत्र के ऊपर। हमारे जो वर्ष पंजी है, हमारा जो मुहूर्त जो भी है, सब कुछ वो नक्षत्र बेस्ड। तो ये नक्षत्र के ऊपर भी एक लॉजिक है, बोला गया कि 27 स्टार्स या 28 स्टार्स, हम 27 नक्षत्रों को ही मानेंगे। हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्योतिष परंपरा में जो 27 नक्षत्र का यूज होता है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्त, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाध, उत्पत्ति और रेवती, ये 27 नक्षत्र है। बट देयर इज ए नक्षत्र कॉल्ड अभिजीत, जो इस 27 नक्षत्र में पड़ता नहीं, बट अभिजीत को हम मानेंगे नहीं। मतलब अभिजीत नक्षत्र को हम लेके नहीं चलेंगे, हम 27 नक्षत्र का कॉन्सेप्ट पे ही रहेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में अभिजीत नक्षत्र का यूज होता है, और हो सकता है कि अभिजीत नक्षत्र का ऐड होने से ज्यादा सटीक होगा। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए ही शायद ऋषियों ने अभिजीत नक्षत्र को डिलीट किया और 27 नक्षत्र को रखा। लेकिन माइथोलॉजी कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में कुछ कारण पे अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्र मंडल से बड़ा दूर भगा दिया था। बोला इसको और दूर भेज दो ताकि इसका प्रभाव हमारे धरती के ऊपर ना पड़े। ये माइथोलॉजी है। बट बात ऐसा है कि अभिजीत नक्षत्र वो
बाकी जो 27 नक्षत्र जितना भी दूर में है, दूर तो बहुत दूर में है, वो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना दूर में है, परंतु अभिजीत नक्षत्र उससे भी बहुत ऐसा ज्यादा दूर है कि उसके प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं, कम पड़ता है। और कैलकुलेशन के ऑप्शन के कारण कैलकुलेशन को सरल करने के लिए शायद अभिजीत नक्षत्र को हटाया गया। आई डोंट नो, ये मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये ऋषियों ने बनाया था, बट हो सकता है। परंतु अभिजीत नक्षत्र हम मानेंगे नहीं। ये गया 27 नक्षत्र। मैंने क्या कहा, 9 ग्रह। अब 12 राशि का जो बात कहा, ये 12 राशि को लेके ज्यादा जो बातचीत वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हुआ था। और शायद 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 क्यों ये घटना है कि जब सिकंदर अलेक्जेंडर जो जैसा के मतलब ख्रिस्ट के जन्म के कुछ 327 ईयर्स पहले वो क्या आया था भारत को, वो पूरा विश्व ब्रह्मांड को जो है वो दखल करने के लिए निकले थे। तो भारत भूमि में जब आया था उस समय हमारा उत्तर पश्चिम जो भारत में वो आके वहां पे रुका था। और वो सिर्फ एक सेनाओं को टोकरी नहीं लेके निकले थे, वो अपना पूरा सिस्टम लेके निकले थे। क्योंकि वो कब लौटेगा उसको पता नहीं था, वो उसको पता ही नहीं था हम कब लौटेंगे। तो वो अपने साथ अपना एस्ट्रोलॉजर्स, अपना जो डॉक्टर्स जो भी जो है सब लेके निकले थे। तो शायद उनके एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उस समय हमारे भारत भूमि के ज्योतिषों का एक संबंध हुआ था, जहां से 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आया। कोई लोग कहता है कि चाइना से आया, जो भी जहां से भी आया, फिर 12 राशि के साथ हमारे ऋषियों ने नक्षत्रों को मार्च कर दिया। तो ये राशि नक्षत्र का मार्जिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और 12 राशि भी हम मानेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम 12 राशि भी मानेंगे। तो 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र एंड 12 भाव को हम मानेंगे। अब एक चीज कहो, 9 के 9 जो ग्रह मैंने बोला, 9 के 9 ग्रहों में मैंने बोला कि देयर आर 2 ग्रह, दे आर राहु केतु, जिसको हम भारतीय ज्योतिष में मानते हैं। 7 ग्रह क्या है? चंद्र, रवि, चंद्र, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि। ये तो 7 ग्रह है। साथ ही साथ राहु केतु को भी हम ग्रह मानते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम राहु केतु को भी ग्रह मानेंगे, क्योंकि ये प्योरली इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है। पाश्चात्य देश में वो लोग राहु केतु को मानते नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु को मानते नहीं है। वो लोग तो ये सन, मून, वेनस, मार्स, सैटर्न, मर्क्यूरी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो मानते हैं। वो लोग शायद यूरेनस को हर्सल कहते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो मानते हैं। हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में हमारे भारतीय ज्योतिष में प्राचीन काल से इतना कहीं पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। शायद ये बहुत दूर में ये प्लेनेट है, इसी कारण इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, वो हम मानेंगे नहीं। प्रिलिमिनरी लेवल में हमारा मानने का दरकार नहीं है। हाँ, आप लोग डीप रिसर्च जब करोगे, बहुत हायर लेवल का रिसर्च करोगे, तो आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भरशील है, बट शुरू में हम लोग ये मानेंगे नहीं। तो बात ऐसा है कि हम इस 9 ग्रहों को लेके चलेंगे, 12 राशि को लेके चलेंगे। 12 राशि क्या है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशि का जो एट्रीब्यूट्स है वो भी हमें जानना पड़ेगा। 12 राशि का कारकता, राशि के कारकता, ग्रह के कारकता, भावों की कारकता हमें जानना पड़ेगा। तो एक दिन पूरा भावों के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, एक दिन मैं राशि के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, एक दिन मैं ग्रह के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, एक दिन मैं चार्ट सिस्टम बताऊंगा। हमारे जो होरोस्कोप देखने का तरीका, नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट, दोनों ही मैं समझाऊंगा। भाव चलित बताऊंगा, फिर प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम होगा। प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम के बाद हम लोग साइन लॉर्ड थ्योरी, फिर स्टार लॉर्ड थ्योरी, फिर सब लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे। फिर हमारा प्रेडिक्शन टेक्निक्स, केपी रूल्स चालू होगा। कौन सा रूल्स? जो मैंने अभी बताया कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में, ये इस नक्षत्र ज्योतिष में कुछ स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर ही काम हुआ था, होता है। वैदिक ज्योतिष का इतना हजारों रूल्स के पीछे हम जाएंगे नहीं, वो स्पेसिफिक रूल्स को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उस रूल्स के जरिए कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं वो मैं तरीका बताऊंगा, केपी रूल्स। फिर टाइमिंग होगा, रूलिंग प्लेनेट होगा, जो होगा आगे आगे होगा। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं,
हमारा जो 9 के 9 ग्रह है, इन 9 के 9 ग्रह को हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने इन ग्रह के जो कनेक्शंस, ग्रह के जो रिलेशंस के ऊपर काम किया था। और वैदिक ज्योतिष में ग्रह के रिलेशंस के ऊपर काम होता है। रिलेशंस में तो बाद में जाएंगे, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को कहूं, ये जो 9 के 9 ग्रह है, इन 9 के 9 ग्रहों को इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार में बांटा गया। उसमें से बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों गुरु 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 बृहस्पति क्या है, देवताओं का गुरु, और शुक्र क्या है, राक्षसों का गुरु। तो दोनों गुरु को कहता है दे आर द शुभ प्लैनेट। शुभ प्लैनेट मतलब शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट। और चंद्रमा को कहा गया कि अगर खीन चंद्र हो, खीन चंद्र मतलब अमावस्या के क्लोज, अमावस्या तिथि के क्लोज जो चंद्र है वो खीन चंद्र होता है, उसको कहते हैं अशुभ। और पूर्णिमा तिथि के आसपास वाला जो चंद्र है, पूर्णिमा तिथि का जो पूरा फुल मून जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं शुभ चंद्र। बुध जो है वो उसको कहते हैं बालक ग्रह, बच्चा, छोटा बच्चा। अब बच्चा लोगों का क्या क्वालिटी है, बच्चा जिनके साथ रहेगा उसकी तरह, अगर अच्छे संगत में रहेगा तो अच्छा, बुरा संगत में रहेगा तो बुरा। तो मर्क्यूरी अगर बुरा के साथ है तो बुरा, अच्छा के साथ है तो शुभ। अब बुरा कौन सा मतलब अशुभ कौन सा हुआ, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब कौन हुआ, ये सब हुआ बुरा ग्रह, ये सब हुआ बैड प्लैनेट, अशुभ ग्रह। ये कॉन्सेप्ट चलता है वैदिक ज्योतिष में। बट इन केपी हमारे सामने कोई भी प्लैनेट मैलिफिक बेनिफिक कुछ भी नहीं है। हमारे सामने सभी प्लैनेट समान है। वो राहु केतु जो भी आए, कोई भी हमारे लिए बुरा या भला कुछ नहीं है। समय के अनुसार हमारे सामने गुरु भी बैड प्लैनेट हो सकता है, समय के अनुसार हमारे सामने राहु भी अच्छा प्लैनेट हो सकता है, वो समय बताएगा। लेकिन वैदिक ज्योतिष में जो थंब रूल है कि गुरु मतलब शुभ, राहु मतलब अशुभ, शनि मतलब अशुभ, हम मानेंगे नहीं। अर्थात वैदिक वाला ये फॉर्मूला हम केपी में मानेंगे नहीं। केपी एस्ट्रोलॉजी में वैदिक वाला ये फॉर्मूला कि ये ग्रह शुभ है, कौन, बृहस्पति शुक्र शुभ है, चंद्रा और बुध शुभ हो सकता है, बाकी के सब जो है एकदम खराब प्लैनेट, ये हम मानेंगे नहीं। नंबर 2, वैदिक ज्योतिष में हजारों साल से ऋषियों ने ऑब्जर्व करके हजारों प्रकार के योगास निकला। आप लोग शायद सुने होंगे राजयोग, धन योग, केंद्रुम योग, वो योग। केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई योग का चर्चा नहीं होगा। हम लोग कोई प्रकार के योग में नहीं जाएंगे, कोई प्रकार की योगास के जो भूलभुलैया में फंसेंगे नहीं, क्योंकि योगा जो है ये बड़ा कठिन चीज है। जो लोग आप वैदिक प्रैक्टिस करते हो, आप लोग जानते हो कि योग, फिर उसको काटने वाला योग, मतलब रूल ओवर रूल, तो वो थोड़ा विचार करने के लिए ज्यादा सोच विचार करने की, ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा चिंतन करने की दरकार होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उतना चिंतन वाला बात में नहीं जाएंगे, हम योगास को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देयर इज नो योगास इन केपी एस्ट्रोलॉजी। बेनिफिक मैनिफिक्स मानेंगे नहीं, योगास मानेंगे नहीं। ये दो बड़े चीज बोल दिया। और एक चीज, वैदिक ज्योतिष में ये चार्ट सिस्टम है, जिन लोगों को आपको पता है चार्ट सिस्टम में आपको जो हम मतलब कुंडली जो देखते हैं, बहुत प्रकार का कुंडली होता है। ये तो कह दो मैं D1, D2, D3, D4, D5, D10, D9, D15, D30, बहुत प्रकार का, जिसको हम कहते हैं डिविजनल चार्ट्स। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में हम कोई प्रकार का डिविजनल चार्ट्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक प्रकार का चार्ट को मानेंगे, दैट इज भाव चलित। मैंने शुरू में कह दिया कि वैदिक ज्योतिष का जो बहुत बड़ा समुंदर है वहां पे हमें नहीं जाना है। केपी एस्ट्रोलॉजी में मतलब समुंदर तो समुंदर है, समुंदर में बहुत पानी है, उसको आप एक बाल्टी में भर लो तो वो समुंदर का पानी का एट्रीब्यूट रहेगा ना, एट्रीब्यूट बट बाल्टी में आ जाएगा। ठीक इसी तरह सोचो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम करेंगे। तो डिविजनल चार्ट्स नो, ओनली वन चार्ट्स जो है
जिसको हम कहते हैं भाप चलित चार्ट। तो नो बेनिफिक मेलिफिक, नो डिविजनल चार्ट्स, नो योगास। और एक चीज, वैदिक ज्योतिष में बहु प्रकार का दशा सिस्टम को लेके चलना पड़ता है। वहां पे बहुत अलग अलग रूल है कि कब हम हेमशोत्री दशा मानेंगे, कब हम अष्टोत्री दशा मानेंगे, कब हम षोडशोत्री दशा मानेंगे। जो लोग वैदिक रिसर्च करेगा उन लोगों को अलग अलग वो है, बट केपी में हम ओनली भीमशोत्री दशा 120 इयर्स ओनली भीमशोत्री दशा पद्धति ही यूज करेंगे। ये 4 चीज मैंने बोल दिया। बाकी वैदिक में भी 9 के 9 ग्रह, 12 के 12 राशि, 12 के 12 भाव, 27 के 27 नक्षत्र है। केपी में भी वही रहेगा। डिविजनल चार्ट नहीं रहेगा, भाव चलित रहेगा। हाँ, चार्ट सिस्टम में एक बात कह दूं, ये भाव चलित करने के लिए हमें प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि केपी के साथ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम कहता है कि 1414 जो शतक में एक बेल्जियम या हंगरी का कहीं का एक पादरी, जो पोप पादरी होते हैं ना, तो चर्च में रहने वाला, तो वो रिसर्चर था, एस्ट्रोलॉजी का रिसर्चर था। उन्होंने फर्स्ट ये जो सिस्टम उद्भावन किया, जिसको हम कहते हैं प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। उन रिसर्च के आधार पे बना, इसलिए इसका नाम प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। तो इसलिए लोग कहते हैं दिस इज लाइक वेस्टर्न, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम को ही हम मानेंगे। ये हमारा जो केपी का रूल है। और हमें जो सन का जो एट्रीब्यूट्स, मून का जो एट्रीब्यूट्स, राशि का, मेष राशि का जो एट्रीब्यूट्स है, या पहला भाव का जो एट्रीब्यूट्स है, जो वैदिक में है सब केपी में सेम, अलग कुछ नहीं है। नो डेविएशन, नो डिफरेंस। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। जो चीज के ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन, जो चीज हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज मैं कह दूं, देखिए वैदिक ज्योतिष में ग्रह के जो शत्रुता या मित्रता, ये सब जो चीज है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में हम इनिशियल स्टेज में इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसका एप्लीकेशन भी नहीं होगा, शत्रुता मित्रता वाला चीज। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, आप केपी एस्ट्रोलॉजी में आगे जाके ये शत्रुता मित्रता वाला चीज, ग्रह का जो पोजीशन वाला, जो ग्रह कहाँ पे स्वस्थान, ग्रह का तुंग स्थान, मूल त्रिकोण स्थान, ये आप लोग हायर लेवल में जाके इसका एप्लीकेशन कर पाओगे। स्कोप मैं बता दूंगा, आप लोग कर पाओगे, लेकिन वो मना नहीं है। लेकिन शुरू में हम करेंगे नहीं। शुरू में जो चीज के ऊपर हम करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। ठीक है जी। अब और एक चीज देखिए, मैं आप लोगों का एकदम सच इस कोर्स में बारे में मैं घटना बताता हूँ। मेरा अनुभव कहता है, आप लोगों का ये आफ्टर लॉकडाउन दिस विल बी 22nd या 21st बैच, मतलब ये मतलब रिटर्न बैच है केपी का। और बाकी जो है वास्तु न्यूमरोलॉजी सबका बैच हुआ। तो मैंने इतना बैचेस में देखा, शायद आप लोगों में यहाँ पे भी एक जो है पुराने कोई स्टूडेंट है, किसने, अंकुर जी हो आप? चलिए छोड़िए। तो वो मैंने देखा कि हाँ, तो ये क्या है, कुछ लोग इस कोर्स में, ये हफ्ता में 3 दिन कोर्स होता है, और एक दिन के बाद जो सेकंड दिन होगा या उसके बाद जो थर्ड दिन होगा, शुरू में नहीं, जब क्लास थोड़ा आगे बढ़ेगा, को एक दिन अगर आपका मिस हो गया, एक दिन आपका अगर मिस हो गया, उसके बाद वाला दिन आप भूल भुलैया देखोगे। आप जब अगर मिस हो गया तो उसका वीडियो निश्चित देख लीजिएगा। क्लास में फर्स्ट क्लास शुरू होते ही पिछला किसी का कोई भी डाउट्स है, शुरू में मुझे बोल दीजिएगा। पिछला कोई भी डाउट्स है, शुरू में मुझे बोल दीजिएगा। मैं पहले डाउट क्लियर करूंगा, फिर उस दिन के टॉपिक के बाद उस दिन का ही बात बताइएगा। जिस दिन क्लास होगा, हर क्लास में एक टॉपिक होगा, तो क्लास के जो टॉपिक है, उस क्लास के टॉपिक के बारे में क्लास के बाद में आप निश्चित बताइए, लेकिन पुरानी चीज क्लास के शुरू में बताइएगा।
क्लास अंत होने के बाद क्लास का जो टॉपिक है वो लेके जाइए, क्लास के बाद में आप पुराना चीज ना लाइएगा, ताकि दूसरा लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। मान लीजिए आज 8 नंबर क्लासेस हो रहा है और 7 नंबर क्लासेस का कुछ आपका मन में कोई प्रश्न है, तो 8 नंबर क्लास का शुरू में बता दीजिए। 8 नंबर क्लास में एक नया टॉपिक मैंने बताया, फिर उसके बाद अगर मैं 7 नंबर पिछला चीज का टॉपिक फिर एक्सप्लेन करूंगा तो कोई लोग शायद हो सकता है जो कंफ्यूज हो जाएगा, उसीलिए ऐसा करिएगा। ये इस कोर्स का लॉजिक है। अब मैं थोड़ा इस कोर्स में और आगे जाऊं। देखिए, कुछ स्टोरी तो बताना पड़ेगा, स्टोरी नहीं, माइथोलॉजी का जो गल्प है। देखिए, ज्योतिष में मेरा अनुभव है, कृष्णमूर्ति जी एकदम सीधा एक्सप्लेन करके गया। हमारा जो 9 के 9 ग्रह है, इन 9 के 9 ग्रह में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक जगह कोई भी प्रकार का ज्योतिष में, दैट इज राहु केतु। बाकी ग्रह को आप हैंडल कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन राहु केतु को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसीलिए राहु केतु के बारे में हमेशा एक्स्ट्रा केयर लीजिएगा। ये कृष्णमूर्ति जी का बताया गया बात, हमेशा एक्स्ट्रा केयर लीजिएगा। हाँ, राहु केतु के ऊपर कृष्णमूर्ति जी का एकदम स्पेसिफिक रूल है। एक दिन हमारा क्लास में सिर्फ राहु केतु के रूल के ऊपर ही एक दिन बातचीत होगा, ओनली राहु केतु के ऊपर एक क्लासेस होगा हमारा। इस 24 क्लासेस में एक दिन ओनली राहु केतु होगा। बट फिर भी मैं बता दूं, राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, राहु कौन था? राहु था हिरण्यकशिपु का जो कन्या सिंहिनी का पुत्र। हिरण्यकशिपु कौन था? माइथोलॉजी कहता है महर्षि काश्यप ऋषि का दो मतलब पत्नी था, एक दीति एक अदिति। अदिति के गर्भ में जितना देवताओं पैदा हुआ, जिसको हम कहते हैं 33 प्रकार की देवता, 33 टाइप्स, 33 कोटि, करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार का देवता अदिति के गर्भ में जन्म लिया था। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। और दीति के गर्भ में बाकी 12 राक्षस पैदा हुआ था, और उन 12 राक्षसों में वन ऑफ देम वाज हिरण्यकशिपु। फादर सेम, मदर अलग। हिरण्यकशिपु का पूरा राक्षस डायनेस्टी था, और हिरण्यकशिपु का जो वंश में उसका कन्या सिंहिनी का पुत्र था राहु। मोस्ट फैंटास्टिक, मोस्ट लॉजिकल, अटेंटिव, वेरी पावरफुल देवता नहीं, डेमोन, जिसका पावर, जिसका क्षमता, जिसका क्वालिटी किसी देवताओं से बहुत ज्यादा था। समझ लीजिएगा, देवताओं का जो जनरल क्वालिटी, उस क्वालिटी से राहु का क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, सभी तो अपना काम पे जुटे हैं, देवता अपना काम पे जुटे हैं, असुर अपना काम पे जुटे हैं, राहु भी अपना काम पे जुटे थे। लेकिन उसका अटेंशन था कि भाई कुछ ना कुछ कारण है, ये देवताओं ने हमारे साथ कुछ ना कुछ चल कर रहा है। तो वो समुद्र मंथन में जो जो चीज निकल रहा था, वो सबके ऊपर ध्यान रखा था। ध्यान याद रखिएगा, ध्यान, राहु इज ध्यान, राहु इज ध्यान। जो लोग मेडिटेशन कर नहीं पाते हो, आपका राहु खराब है। तो राहु इज ध्यान, उसका ध्यान, उसका अटेंशन था उसके ऊपर। वो समझ गया था कि जब अमृत निकला, वो समझ गया था कि देवताओं ने कुछ ऐसा चीज असुरों को नहीं दिया। असुरों को तो सब दे रहा है, सोना लो, चांदी लो, मोती लो, सब ले लो। और अमृत और गड़ल दोनों ने लिया। असुर तो डर गया गड़ल देख के, और अमृत वो ले लिया। और राहु क्या किया, वो समझ गया कि ये अमृत में कुछ है अमृत। तो वो क्या कि अपना भेष बदल के एक्टिंग करके, अपने आप को बदल के पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, देवता बन गया, देवताओं के अंदर जाके बैठ गया। भगवान विष्णु द क्रिएटर, वो मोहिनी रूप पा करके असुरों को अमृत बांट रहा था। वो पहचान नहीं पाए और उसको अमृत दे दिया। जब उसको अमृत दे दिया, तब वो अमृत पी लिया। उसके बाद जब पहचान गए, उसको जो है, जो सूर्य चंद्र, उसको पहचाना कि ये राहु है, तब भगवान विष्णु ने उसका जो है गला वो सुदर्शन से काट लिया। देखिए, देवताओं ने क्यों समुद्र मंथन किया था? वो लोग हर रोज का ये देवासुर का जो संग्राम है, मतलब अच्छा और बुराई का जो झंझट है, हर रोज का जो झंझट, बोला एक बार खत्म कर दूंगा, बुराई एकदम खत्म कर दूंगा, हम लोग अमर हो जाएंगे, असुरों के ऊपर हम हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसी
कारण उसी मतलब उसी मतलब मन की सोच लेके वो लोग अमृत जो समुद्र मंथन किया था, लेकिन वो गड़बड़ कौन किया? राहु आके जो अमृत का पान कर लिया। तो विष्णु जी ने क्या किया? राहु का जो एनर्जी है उसको क्या किया? उसको 2 हिस्सा में बांट दिया। जो 33 प्रकार का एनर्जी देवता है, 33 प्रकार का देवता है, पूरा ब्रह्मांड में जितना भी एनर्जीज है, वो जो गुड एनर्जीज वो सभी गुड एनर्जीज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हर एक एनर्जी का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो एक एक देवता एक एक प्रकार का एनर्जी है, एक एक देवता एक एक प्रकार का एनर्जी है। देखिए कहता है कि शक्ति अविनश्वर, एनर्जी कभी भी नाश नहीं होगा, एनर्जी कभी ध्वंस नहीं होगा। एनर्जी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होगा। अग्नि से वायु से अग्नि, अग्नि वायुदेव से अग्निदेव हो जाएगा, अग्निदेव से जलदेव हो जाएगा, वो देव आकाशदेव हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। और जितना भी बैड एनर्जीज जो इस ब्रह्मांड को क्षय करने वाला एनर्जी, वो एनर्जी 12 प्रकार की एनर्जी है, वो है राक्षस। और सभी एनर्जी को रक्षक जो है वो राहु। जितना भी बैड एनर्जी सबका वो संरक्षक है वो राहु। और उस टोटल जो है उसको भगवान विष्णु ने क्या किया? 2 हिस्सा में काट दिया। एक हो गया आसक्ति, एक हो गया विशक्ति, एक हो गया अटैचमेंट, एक हो गया डिटैचमेंट। ठीक है, तो इस आसक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड का जितना झंझट है, और इस विशक्ति मतलब जो है डिटैचमेंट के कारण, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, दिस इज द मेन रीजन। और इसी कारण फिर सृष्टि आगे बढ़ा, इंसान मनुष्य सब सृष्टि हुआ, नहीं तो सब देवता ही देवता रहता था। अगर समुद्र मंथन हो जाता और सिर्फ देवताओं को अमृत मिल जाता तो सिर्फ देवता ही देवता रहता था, इंसानों का सृष्टि शायद नहीं हो पाता। तो ये जो है, तो वो जो राहु है जिसको भगवान विष्णु ना पहचान पाए, हम अब उसको ऐसे फट से समझ लेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो हमेशा राहु के बारे में प्रेडिक्शन के लिए हमेशा एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप लोगों को, कुछ स्ट्रीम है, ज्योतिष का कुछ स्ट्रीम है हमारा देश में, जो लोग सिर्फ राहु केतु के ऊपर ही प्रेडिक्शन करता है, जो लोग सिर्फ थ्रू राहु केतु प्रेडिक्शन करते हैं, जो लोग सिर्फ इलाज थ्रू राहु केतु करता है, इलाज, और कुछ नहीं करता है, और वो लोग दमदार काम करता है सिर्फ राहु केतु। पता नहीं कैसे वो लोगों के पास कोई टूल्स है कि वो लोग राहु केतु को फटाफट सुंदर समझ लेते हैं। बट राहु केतु इज द मेन प्रॉब्लम। तो राहु केतु को हैंडल करने का तरीका हमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, कृष्णमूर्ति जी ने एक रूल बताया, मैं इस रूल को एक्सप्लेन करूंगा। 12 के 12 9 के 9 जो ग्रह है, इन 9 के 9 ग्रह में राहु केतु का ये रोल है। अब देखिए बाकी जो ग्रह है, इन सभी ग्रहों का जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। और एक चीज मैं कहूंगा जो भाव के बारे में, ये जो भाव शब्द हमारे सनातन या हमारे आर्यावर्त के जो सभ्यता थे, जो भाषा थे, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, उसमें हर शब्द का धातु से उस शब्द का जो है निर्णय किया जाता था। एक शब्द का अलग अलग धातु होता था। जैसे कि ये भाव कहां से आया? भाव प्रकाश, कौन सा? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कौन सा समय में हम कौन सी प्रकार में है, ये हमारा भाव है। ये भव शब्द से आया है, भव शब्द से आया है, भव मतलब बी भव, वहां से आया भुवन, त्रिभुवन, वहां से आया भवन, वहां से आया भावना, और वहीं से आया भाव। वेस्टर्न लैंग्वेज में या जो इंग्लिश टर्म्स इसको कहता है 12 हाउसेस एंड भाव नॉट द सेम वर्ड। हाउस मतलब घर, हाँ ठीक है, हम हाउस टर्म्स यूज करेंगे, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस कहेंगे, बट द इनर मीनिंग फर्स्ट हाउस पहला भाव, ये भव से आया है। इसको मैं भाव के टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो 12 राशि है, राशि, ये शब्द राशि का बहुत प्रकार का मीनिंग हो सकता है, बट वन ऑफ द मीनिंग इज राशि, प्रचुर, ह्यूज। शब्द से ही कहता है ह्यूज,
तो इसका एट्रीब्यूट जानते 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 1 2 3 जन्म लग ही सकता है। इस जन्म में हम जितना जल्दी जल्दी राशि का जितना एट्रीब्यूट्स अपने आप के अंदर इन्हें अपने आप को राशि के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम अपना जो ज्ञान बढ़ा लेंगे, उतना हम अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। मैं आप लोगों का जो नोट्स दूंगा या जो किताब में लिखा है, कुछ एक चीज लिखा है, ये राशि के बारे में सब कुछ नहीं है। जिंदगी भर आप लोगों को, सबको, आप लोग जो ज्योतिष सीखने आए हो, जिंदगी भर, इस जीवन भर राशि के एट्रीब्यूट्स, ग्रह के एट्रीब्यूट्स, भावों के एट्रीब्यूट्स के बारे में अपना नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। जिंदगी भर, धीरे धीरे, एक पल में नहीं होगा। तो ये हम लोग करेंगे, ये हम करते जाएंगे। नेक्स्ट डे मैं फर्स्ट 12 राशि के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वाला दिन में मैं नहीं नो मांगलिक दोष का, देखिए मैं आपको अगर जब मतलब 14-15 क्लासेस में जाएंगे ना, आप लोग जो किए हो, तो आप लोग कहिएगा, मैं बता दूंगा हम कैसे शादी हम करेंगे, मतलब शादी के बारे में हम कैसे देखेंगे, उसका मैं तरीका बता दूंगा। मांगलिक हम यूज नहीं करेंगे। मनीष जी कहिए, क्या हाथ उठाइए, आप बताइए। जैसे कि सर आप बोल रहे कि ग्रह मतलब इसमें उच्च नीच और शत्रु मैत्री नहीं देखते हैं, नहीं तो हम फिर देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। कहा ये लोग हम हाथ में रखेंगे, शुरू में इसका हमें दरकार नहीं लगेगा, एडवांस लेवल का जब प्रेडिक्शन करेंगे तब हमें ये सब लग सकता है, लेकिन इसको हम रखेंगे हाथ में, मतलब इसको हमें मतलब इसको हमें याद रखना पड़ेगा। जो चीज हम डिस्कार्ड करेंगे, मैं शुरू में कह दिया, बेनिफिकस मेलिफिकस डिस्कार्ड करेंगे, योगास डिस्कार्ड करेंगे, डिविजनल चार्ट्स डिस्कार्ड करेंगे, और मेनी टाइप्स ऑफ दशा सिस्टम हम डिस्कार्ड करेंगे। ये एकदम याद रखिएगा। बाकी चीज जो है, जो दृष्टि से लेके युति से लेके सब हम एक्सेप्ट करेंगे, सबका एप्लीकेशन होगा, और ग्रह का उच्चस्थता, नीचस्थता, तुंगस्थता, ये सब याद रखना पड़ेगा, लगेगा। ठीक है जी? अच्छा, लगेगा। ठीक ठीक। अच्छा सर, तो जैसे बोल रहे शादी का में मतलब, तो फिर ये जो अष्टकूट मिलान होता है शादी के लिए, ना, ये केपी में लगेगा नहीं, अच्छा, दरकार नहीं है। मैं केपी का कुछ टूल्स बताऊंगा, कुछ रूल बताऊंगा। देखो एक चीज भाई, शादी एक लड़का से एक लड़की का होगा। अगर किसी लड़की का भाग्य में पति भाव अच्छा है, किसी का लड़की की भाग्य में वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपने देख लिया, अब लड़का को क्या कहोगे, ये लड़की को ले लो, क्योंकि इसका भाग्य में वैवाहिक जीवन अच्छा लिखा है, इसका पति भाग्य अच्छा लिखा है, तो घर में झगड़ा झाटी झंझट, आपका भी पत्री अच्छा है, इसका भी पत्री अच्छा है, तो ले लो। अगर आपने किसी लड़की का पत्री बना रहे हो, लड़की मतलब लड़की का पिता आपका क्लाइंट है, और बोला मैं लड़का देखा, तो लड़का का पत्री देख के बताओ मैं शादी दूंगा, तो आपने लड़का का पत्री में देखा, लड़का बड़ा बदमाश लड़का है, वो उसका एडिक्शन हो सकता है, उसका नेचर खराब हो सकता है, तो कहोगे कि इस लड़का से लड़की को शादी दूंगा? यही देखना है ना। आंख बंद करके अष्टकूट मिलान में 14 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट, 24 पॉइंट मिल गया, दे दो शादी, हाँ ठीक है, ये एंशिएंट रूल है, बट हमारा टेक्निक्स और भी इससे ठीक है। कहिए सुनीता मोदी जी, श्रावंती पाल जी, आप लोग हाथ उठाए, बताइए सुनीता जी, कहिए 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 श्रावंती पाल जी, हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए। अच्छा सर, जिसका सोचिए कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उसका कैसे निकालेंगे हम लोग? सिखाऊंगा मैं, काहे चिंता करते हो। अच्छा ठीक है सर। ओराली एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, नो डेट ऑफ बर्थ, नो टाइम, परफेक्ट प्रेडिक्शन होगा, परफेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा। कहिए सुनीता जी, कहिए। चलिए अब पूछिए, आप लोगों को क्या बोलना है बताइए। मैं बहुत बकबक कर लिया, मैं ऐसे ही बकबकिया इंसान हूँ, बहुत बकबक करता हूँ, और मेरा जो कोर्स का जो आप लोग थोड़ा बकबक की थोड़ा सुनिएगा, और बकबक जो है वही दरकार पड़े लिख लीजिएगा। मैं नोट्स कभी कभी लिखा दूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा क्लास के समय नोट्स ना लिखने का। बहुत लोगों का अभ्यास है, क्लास चालू हुआ, कागज कलम लेके बैठ गया और लिखना चालू किया ना, दरकार नहीं है, पहले सुन लो, रिकॉर्डिंग सर आप बोर्ड में लिखेंगे तो? सुनीता मोदी। कहिए कहिए। सर हाँ
सर ये इसी कोर्स में हम पूरा प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, जो अभी अपना शुरू होगा ये वाला। देखिए मैं तो विश्वास करता हूँ आप लोग सीख जाएंगे। नहीं, जैसे कई रूल्स जो अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन रूल्स के हाँ को अब नहीं हम सीखेंगे नहीं, तो भी पूरा प्रेडिक्शन पूरा कर केपी पाएंगे। पूरा केपी जगत जो करता है आज के दिन में, लाखों केपी एस्ट्रोलॉजर्स है, लाखों। इसमें बहुत सारे लोग स्टनिंग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। लाखों केपी ओके एस्ट्रोलॉजर्स जो यूज करता है हम वही करेंगे। ठीक है ओके जी, सर, थैंक यू। टेंशन नहीं करिएगा, फ्री टेंशन रहिएगा। है इसको Sir, दम, you will, मैं आपको बताता हूँ इसको sir, दम है। बताइए शंकुर जी। sir, you will share the PDF. हाँ मैं पीडीएफ दूंगा, हर चीज का पीडीएफ दूंगा। दिखाता हूँ एक Okay. सेकंड। अच्छा रुको, चलिए मैं और एक चीज दिखाता हूँ पहले। Sir, my one question, sir. हाँ कहो कहो। सर जो काल सर्पयोग के बारे में बोलते हैं सर नहीं लोग, नहीं बहुत नहीं डरा नहीं देते नहीं हैं। नहीं, सुनिए सुनिए मैं कहता हूँ आपको। काल सर्प योग जो है इसके बारे में जो चर्चा प्राचीन वैदिक ज्योतिष में, प्राचीन ज्योतिष में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन पिछला 800,000 साल से काल सर्प योग के बारे में थोड़ा चर्चा चालू है। 800,000 साल से काल सर्प योग, मैं कहूंगा नहीं ये गलत है क्योंकि ये हमारे कोर्स के पार्ट नहीं है, मैं कहूंगा नहीं गलत है, परंतु काल सर्प योग का जो मतलब काल सर्प योग का जो है, जो मतलब जो रूल है, जो नियम है, वो राहु केतु पे ही आधारित है। राहु केतु पे ही आधारित है। और काल सर्प योग होने में जो बताता है वो बहुत सारा चीज मिलता है। लेकिन मैं एक चीज कहूं, किसी का पत्री में अगर कोई पे प्रॉब्लम है, सुनिएगा या ध्यान से, किसी का मान लीजिए किसी का जीवन में प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? हर इंसान के जीवन में अलग अलग लाइफ होता है। किसी का इकोनॉमिकल लाइफ, किसी का मैरिज लाइफ, किसी का मतलब जो है फिजिकल लाइफ। तो मान लीजिए किसी का मैरिज लाइफ खराब है, वास्तव में खराब है। अब अगर वैदिक में देखोगे वहां पे भी मिलेगा मैरिज लाइफ खराब है, केपी में देखोगे वहां पे भी मिलेगा मैरिज लाइफ खराब है। अब किसी और स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी वहां से जाके देखोगे क्या है, देखोगे मैरिज लाइफ खराब दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ऑल द रूल्स आर ठीक। ऐसा नहीं किसी के मैरिज लाइफ खराब है, केपी बता दिया खराब है, वैदिक बताएगा अच्छा है, ऐसा नहीं। अगर किसी के प्रॉब्लम है तो काल सर्प दोष से मतलब वो झंझट बहुत सारा जीवन में दिखाई देता है। तो हमारा ये केपी में भी हमारे तरीका में हम झंझट देखने का बहुत सारा तरीका जानेंगे, जो हम अप्लाई करके देखेंगे कि जीवन में झंझट है। भाई हमें तो रोग है कहाँ पे है ये निर्णय करना है, तरीका अलग अलग हो सकता है। क्लियर शंकुर जी? यस सर। ठीक है, मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। ये केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है। मैं स्क्रीन शेयर करके ऐसे ही आप लोगों का सॉफ्टवेयर लगाऊंगा। ऐसे रूल सिखाने के बाद आप लोगों का अपना पत्री लगाऊंगा और आपको ही पढ़ाऊंगा। रूल को अप्लाई करके देखो इस पत्री में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, खराब हो अच्छा हो, आपका जीवन में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर पत्री बोल रहा है कि आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो आपका जीवन में भी पैसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो या फिर आपका ये पत्र गलत है या फिर रॉन्ग टेक्निक्स अप्लाई हो रहा है। अगर पत्री में दिखाई दे आपका जीवन में पैसा नहीं है और आपके जीवन में सच्चे में आप कह रहे हो कि पैसा नहीं है, दैट मीन्स द लॉजिक इज क्लियर। मैं इसी तरह आप लोगों को समझाऊंगा। यह है केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर। इसको हम ऐसे दिखाएंगे। मैं कैसे पढ़ना है मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये है कि सर फ्री है वाला सॉफ्टवेयर? नहीं, ये पेड है भाई। प्रेडिक्शन शुरू में बहुत सारा फ्री सॉफ्टवेयर है, डोंट वरी। कुछ मोबाइल में भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है, फ्री में सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से मिल जाएगा। बट जब आप प्रैक्टिस जब करोगे, जब आप मार्केट में जाके बैठ के काम करोगे ना, तब आप लोगों को चाहे केपी स्टार वन हो या फिर जो भी पेड सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या बताया कहाँ है कोर्स फाइल।
मैं ऐसे आप लोगों को कोर्स का जो फाइल है ऐसे फाइल दूंगा, ये सब मैं धीरे धीरे सेंड करूंगा, एक एक फाइल दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं आप लोगों को फाइल सेंड करूंगा, पीडीएफ ऐसे सेंड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको ये यहाँ पे रूल है, फिर रूल का एप्लीकेशन है, फिर उसमें क्वेश्चंस है, मतलब अनुशीलनी जिसको कहते हैं कि आप रूल सीखो, रूल समझो, फिर रूल का एप्लीकेशन इसको करके देखो, ऐसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। ठीक है। मैं ये जब ये सब आगे होगा, जब आगे आगे दे दूंगा, ठीक है, जो मैं धीरे धीरे देता जाऊंगा। ठीक है, ये सब मैं देता रहूंगा, मैं भेजता रहूंगा, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, पूछते रहिएगा, पूछताछ जितना हो सके करिएगा, जितना पूछताछ करिएगा उतना ही देखिएगा कि मजा आएगा, उतना ही देखिएगा मजा आएगा। क्या है? अच्छा अच्छा, ओ ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने जो बोलना आज बोला, मेरा जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप लोगों का क्या प्रश्न है? सभी लोग हो, इज देयर एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? किसी का मन में कोई प्रश्न है? बताओ जी। मेरा पूछना था, मान लीजिए साहब योग नहीं देखेंगे बोल रहे हैं, तो योग से फिर मुहूर्त कैसे निकालेंगे? कौन सा मुहूर्त? मान लीजिए जैसे कुछ गृह प्रवेश वगैरह ये करना होता है ना, उसका मुहूर्त जैसे कोई पूछते मंदिर स्थापना करना है। देखिए मैं एक चीज, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है जी, आपके पास एक टूल्स है, ठीक है, आप उस टूल्स का एप्लीकेशन निश्चित करते हो, उसका एप्लीकेशन आप निश्चित करिएगा। केपी में जो रूल है, केपी का जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स मैं समझाऊंगा, ठीक है। उस टेक्निक से भी किसी का टाइमिंग ऑफ इवेंट कब होगा, कब करना पड़ेगा, कब होगा। देखिए एक चीज मैं कहूँ, कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ बिलीव दैट द डेस्टिनी इज फिक्स, डेस्टिनी फिक्स, जीवन में जो लिखा है वो घटित होगा ही होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, जीवन में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम लॉजिकली चले, प्रभु के शरण में जाए, प्रार्थना करे, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, यज्ञ करे, दान करे, मंत्र करे, पूजा करे, रेमेडी करे, तो हो सकता है जो घटित होने वाला है बड़ा कठिन वाला चीज, वो थोड़ा सहज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। विश्वास अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है। बट इन केपी, if there is a promise in a chart that in this chart no marriage is confirmed, तो उसके जीवन में शादी होगा नहीं। किसी के जीवन में अगर no child is confirmed in this chart, तो चाइल्ड होगा नहीं। किसी के जीवन में लिखा है इसका कभी भी घर होगा नहीं, तो घर होगा नहीं। there is no other alternative। केपी एक्यूरेट प्रेडिक्शन के ऊपर ध्यान देता है। हमें अगर आगे कोई पूछे मेरा जीवन में शादी है, तो हम कह देंगे हाँ शादी है। अगर हम कह देंगे, अगर हमारा प्रेडिक्शन सही है, अगर उसका चार्ट सही है और मैंने कह दिया कि नहीं आपका पत्री में शादी नहीं दिखाई दे रहा है, होगा नहीं। रूल ऐसा ही है। मनीष जी क्लियर हुआ बात? तो सर ऐसे तो वैदिक में भी है कि जैसा आपका संन्यास योग है कि नहीं, वो तो मैं पता चल जाता मैं है। कहाँ नहीं है भैया, नहीं मैं वो कहाँ वैदिक इज द सब एक्यूरेट है, मैं कहाँ नहीं है। अब चाहे बहुत प्रकार का सिस्टम है वैदिक में, ज्यादा रिसर्च करके सबसे अच्छा प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका, अब देखिए इस कोर्स में मैं आपको एक चीज कह दूं, जो जिन लोगों का वैदिक प्रैक्टिस आप लोग करते हो, वैदिक का जो थ्योरी है, वैदिक का जो नॉलेज है, वैदिक का जो लॉजिक है, इस 24 क्लास में डिलीट करके रखिएगा साइड में, ठीक है जी। अब उसको, अब वो प्रैक्टिस करो, बट इसके साथ उसको मिक्स मैच ना करिएगा, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। वो तो है। इसके साथ मिक्स मैच मत करिए। आपको एलोपैथी पता है, रखो एलोपैथी, ठीक है, सही है, बट दिस इज होम्योपैथी, राइट? फुल टेक्निक्स कंप्लीटली अलग, ठीक है जी।
और किसी का कोई प्रश्न है? सुनीता जी, कुछ प्रश्न है? आप हाथ उठाए हो? हाँ जी, संकल्प जी, किसी का कुछ प्रश्न है? सर हेलो हाँ कहिए। सर, इसके बाद हम लोग है ना, मतलब जैसे 24 क्लासेस के बाद ऐसे जो कमर्शियल मतलब काम होते हैं वो कर सकते हैं क्या? सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं अच्छा आप सभी को एक चीज कह दूंगा, जी कभी भी सीखने का अंत नहीं होना चाहिए। जी ज्योतिष में कोई बेसिक एडवांस नहीं होता है। जी आज के दिन में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इतना हो गया, बहुत सारा लोग फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, ओनली फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। जी बहुत सारा लोग ओनली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग टर्म्स। जी मैं सभी के बारे में आप लोगों को बेस बता दूंगा, क्लू बता दूंगा। देखिए मैं 24 क्लासेस में तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम पूरा नॉलेज दे दूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। ऐसा बिल्कुल तो नहीं है मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। तो भारत जी भूमि है ग्रेट गुरुज का देश, जी लेकिन मुझे जो पता है वो एक्चुअल पता है, और मैं आप लोगों को जो बोलूंगा वो एक्चुअल बताऊंगा, कोई फेक चीज नहीं है। और जो मैं बताऊंगा ये अगर आप लोग समझ गए हो तो आप कहीं पे बैठ के काम कर सकते हो। जी हाँ, रगड़ना पड़ेगा। इस 24 क्लास में मैं जो दूंगा आपको, अगर मेहनत करोगे तो 6 महीना आपको रगड़ना पड़ेगा। अगर कम मेहनत करोगे तो 2 साल 3 साल रगड़ना पड़ेगा, तब आपका ये साधन होगा विद्या। क्योंकि मैं पिन पॉइंट प्रेडिक्शन टेक्निक्स बताऊंगा। कोई अगर पूछे मेरा शादी होगा, आप कहोगे हाँ। अगर पूछे सेकेंडली कब होगा, तो आप कह दोगे इन दिस ईयर एंड दिस मंथ एंड दिस डेट योर मैरिज सेरेमनी विल बी फ्रुक्टिफाइड, और उसी दिन घटित होगा, करेक्टली घटित होगा। इसको कहते हैं स्टर्निंग प्रेडिक्शन। ये रूल मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बट इस रूल को एप्लीकेशन करने के लिए जितना मेहनत, जितना साधन करने की दरकार पड़ेगा, 500 700 1000 चार्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको टैली करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रेडिक्शन को कर पाओगे। जी ठीक है, मेहनत आपका रूल मैं बता दूंगा, कौन सा? कृष्णमूर्ति जी का इन्वेंट किया गया रूल। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये हमारा कोर्स है, ये कोर्स रहेगा। मैं सबको कहूंगा और कोर्स में रहिएगा, क्लास में आइएगा, और थोड़ा क्लास में प्रश्न करिएगा, खोचा खुची करिएगा। मुझे भी अच्छा, उसमें मेरा लाभ होगा। आप लोग जितना खोचा खुची करिएगा, ठीक है जी। अब ठीक है, बीजू जी, आपको आज आवाज क्या अच्छा सुनाई नहीं दिया? सर थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सुनीत जी, हाउ आर यू? अनिल जी, संतनु जी, संकल्प जी, राघव जी, मीता जी, मनीष जी, अंकुर जी, और कौन था? 2-4 लोग निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज यहीं पे समाप्त करें? आप लोगों का अनुमति है? जी सर। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर सैटरडे मिलेंगे 9:30 PM। ग्रुप में ही सबको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। और मैं इस क्लास का रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। Thank you so much, sir. थैंक यू, Thank you, From sir. Shantanu. वेलकम वेलकम वेलकम। ओके ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं।